ये और उसका इसका इशारा लबा-लबा कम से कम सेंट्रल हॉल से इसकी पहली तस्वीर अमित जी आज देश ने देख ली। हम रास बिहारी जी के पास आएंगे। रास बिहारी जी, आप पूरे चुनाव को बड़ी बारीकी से देखते रहे हैं, नरेंद्र मोदी को भी आप बड़ी बारीकी से फॉलो करते रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जब सेंट्रल हॉल में पहली बार संबोधित कर रहे थे नवनिर्वाचित सांसदों को, तो भी आपने उनका अंदाज देखा। और इस बीच कैप्टन अभिमन्यु साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। हमारा पहला सवाल यह है कि सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी जिस तरह से इमोशनल हुए, ये इमोशन क्या इशारा कर रहे हैं कैप्टन साहब? देखिए, भारत की राजनीति में ये ऐतिहासिक क्षण है और भारत के इतिहास में यह अध्याय विशेष रूप से उल्लेखनीय रहेगा जी कि 67 साल की आजादी के बाद भारत का लोकतंत्र परिपक्व हुआ और कांग्रेस के अतिरिक्त कोई दूसरा दल भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी स्वतंत्र रूप से एक प्रकार से सरकार बनाने में सफल हुआ। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर जनशक्ति के कारण, जनता के आशीर्वाद के कारण, जनता का हृदय सम्राट बन करके लोकतंत्र की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा है। और वो व्यक्ति जब देश की संसद में पहली बार पहुंचते हैं तो वह संसद की सीढ़ियों को नमन करते हुए, लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम करते हुए, जो संसद की गरिमा है उसको मंदिर के दर्जे तक पहुंचाते हुए वह अंदर आकर के जो भाषण देते हैं, भारत की माटी और संस्कृति उस भाषण से झलकती है और भारत के पुनर्जागरण का, पुनरुत्थान के दौर की शुरुआत का संकल्प उनके भाषण से दिखाई देता है। वास्तव में आज का दिन देश के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन होगा। कैप्टन साहब, हम सब ये जानते हैं कि जीत बहुत बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आती है। आपके नेता को उन जिम्मेदारियों का भान है, उनका एहसास है। क्या पार्टी भी इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से उनके साथ होगी, एकजुट होगी? देखिए, आज कुछ दिनों में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को यह विश्वास दिया कि वे 2019 में जब यहाँ पर खड़े होंगे तो वो अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ खड़े होंगे और जो जनता ने जो उनके साथ में जो लोगों को चुन करके जो उनका सहयोगी के तौर पर जो नेतृत्व दिया है, वह नेतृत्व सक्षम है, समर्थ है, योग्य है, समर्पित है, दृढ़ संकल्पित है, शुभ संकल्पित है कि भारत को अब सुशासन और विकास देकर के कुशासन, महंगाई और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। नरेंद्र मोदी जी के भाव में पूरी तरह से एक रूपता दिखाई दे रही थी। अंदर और बाहर में एक प्रकार से समान भाव प्रकट हो रहे थे और आज देश ने वो नरेंद्र मोदी जी का वो पक्ष देखा जो अब तक कांग्रेस के या दूसरे लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से दुष्प्रचारित करके उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की थी। अब देश ने सही मायने में अपने जन नेता को जननायक के रूप में देखा है। कैप्टन साहब, आपके नेता ने खुद ही चुनौतियों का इशारा किया। उन्होंने खुद ही ये कहा कि चुनौतियां इस देश में कुछ कम नहीं है और ये वक्त अब जश्न मनाने का नहीं है, जिम्मेदारियों को पूरा करने का है। आप खुद भी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 2019 में रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने होगा और तब देश और जनता हमारे कामों की समीक्षा कर रही होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कौन सी 5 बड़ी चुनौतियां आपको नजर आती हैं जिन पर सरकार के गठन के साथ ही सबसे पहले काम करने की जरूरत है? कैप्टन साहब, निश्चित तौर पर देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कुछ तात्कालिक हैं, कुछ दीर्घकालिक हैं। तात्कालिक चुनौतियों में सीधे तौर पर महंगाई को कम किया जाना है। देश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ें जो गहरी हो चुकी हैं, उन भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करने की तरफ एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। देश का जो आर्थिक व्यवस्था है वह चरमराई हुई है, उसमें फिर से विश्वास बहाली की आवश्यकता है। देश के अंदर केंद्र सरकार जो यूपीए की थी, जो उसने नीति के पंगुपन की एक प्रकार से स्थिति पैदा की थी, आप पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति पैदा की थी। आज नीति की सक्रियता की आवश्यकता है। आज प्रोएक्टिव पॉलिसी इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। देश में ढांचागत निवेश को बढ़ाते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हुए, आर्थिक विकास को मजबूत करते हुए रोजगार सृजन की संभावनाओं को निर्माण करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और भारत के अंदर जो विश्व के अंदर भारत का जो स्थान, जो गरिमामयी और गौरवमयी स्थान होना चाहिए, उस स्थान को
भारत को मिले उसकी तरफ ये कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। चुनौतियां हैं, चुनौतियां बड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है उन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए। कैप्टन साहब, अमित आर्य बोल रहा हूं। आपसे एक सवाल, आपको भी संगठन ने एक जिम्मेवारी दी थी, आपने उसको बखूबी निभाया, आपको उसकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि हरियाणा में भी ये प्रयोग करने की संभावना है संगठन की कि अमित शाह और कैप्टन अभिमन्यु दोनों को आने वाले विधानसभा की जिम्मेवारी दी जाए, ताकि जो नतीजे अमित शाह और कैप्टन अभिमन्यु ने उत्तर प्रदेश में दिखाए हैं वो हरियाणा में भी देखे जा सके। आपका बहुत बहुत आभार। मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते मुझे हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर काम करना ही है। उसके अतिरिक्त मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे योग्य जो भी भूमिका, जो भी जिम्मेदारी समझता है, मैं प्रयास करूंगा ईमानदारी से कि उस भूमिका का निर्वहन कर सकूं और अपनी पार्टी को हरियाणा प्रदेश में भी सफल कर सकें और हरियाणा प्रदेश की जनता को भी जो लगातार लंबे समय से एक परिवारवाद की, तानाशाही की, गुंडागर्दी की, भ्रष्टाचार के, क्षेत्रवाद के, जातिवाद के जहर को, दंश को झेलना पड़ रहा है, उससे मुक्त करा करके हरियाणा प्रदेश में भी सुशासन और विकास हो। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गुजरात का विकास करके देश का विकास करने की ठानी है, हम भी चाहेंगे कि हरियाणा प्रदेश भी आज भारत के अग्रणी प्रदेशों में होकर के और सबसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। उस सुशासन और विकास का लाभ हरियाणा को भी मिल सके। कैप्टन साहब, क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस बार जो पहले के इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई बैसाखी की आवश्यकता रही है, तो क्या इस बार बिना बैसाखी के चलेंगे? देखिए, फिलहाल अभी तो भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। हाँ, इसमें मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, बैसाखी तो आप बना करते थे, लेकिन क्या इस बारी आपको किसी की बैसाखी या आप किसी के बैसाखी नहीं बनेंगे, ऐसी संभावना है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम ने एक बात स्पष्ट कर दी है, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 282 सीटों के साथ सरकार बनाने में सक्षम होगी, समर्थ होगी। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और हमें पूरा भरोसा है कि हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता इसी प्रकार की जिम्मेदारी भरा आशीर्वाद देने का काम करेगी। कैप्टन साहब, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता राजीव जेटली साहब हमारे साथ फोन लाइन पर है। वरिष्ठ पत्रकार संडे गार्जियन संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रास बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। जेटली साहब, अपना सवाल पूछिए कैप्टन अभिमन्यु से। कैप्टन साहब, मैं आपको बहुत गहराई से सुन रहा था, आपने बहुत अच्छी बातें बोली, जितनी बातें बोली राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी लगी। वो आपने एक बात बोली, मेरे राजीव जी भी, मेरे भाई ने जिक्र किया कि हाल के अडवाणी जी भी काफ़ी भावुक हो गए थे आज। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो भी आप जिसको संबोधन कहेंगे या जिस भी तरीके से इसको बताएं, लेकिन मैं इतनी सी बात जानना चाहता हूं कि अडवाणी साहब भी भावुक हो गए थे। क्या वो इस बात को लेकर भावुक हो गए थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, या इस बात को लेकर भावुक थे कि वो खुद देखना चाहते थे अपने आप को इस जगह पर? और दूसरी बात, आपने भ्रष्टाचार की बात करी प्रदेश में। मुझे लगता है अमित शाह जी को बहुत सख्त जरूरत है कि कम से कम वो पहले जाके कर्नाटका में काम करें, जहां पे भ्रष्टाचार के दाग आपके ऊपर लगे हुए हैं। वो दाग धुल जाएंगे तो मुझे लगता है कर्नाटका आप दोबारा से रिटेन कर पाएंगे। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं, प्रदेश को बार बार राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़कर हरियाणा के अंदर सोचते हैं कि हरियाणा में भी आप वही कमाल करने जा रहे हैं जो आपने राष्ट्रीय स्तर पर किया है, तो मैं आपको याद दिला दूं, आपने जितनी भी बातें हमारे को अभी तक बताई हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक व्यवस्था, यूपीए की नीतियां जो थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आपने बात करी, नेशनल डिफेंस की बात करी, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ये सारी वही बातें हैं, वही चीजें हैं जो एनडीए की गवर्नमेंट में पहले भी फॉलो की जा रही थी। आज ऐसी कौन सी बात है जो आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं? क्योंकि ये बातें तो चुनाव प्रचार के मद्देनजर कही जाती थी। क्या आपने कोई रोड मैप भी बनाया है इसके लिए? और पहले राष्ट्रीय स्तर पर रोड मैप बनेगा, उसके बाद या प्रदेश में आके कोई बात कर पाएंगे शायद? कैप्टन साहब, सुन रहे हैं आप? मैं भाषण सुन रहा था। जी जी। तो उसमें मुझसे क्या अपेक्षा है? जवाब चाहते हैं जेटली साहब। उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए,
उन्होंने एक तो ये पूछा कि जो भावुकता है वो क्या है, उसका अर्थ उन्होंने अपने तरह से निकाला, वो इस पर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। उन्होंने डेवलपमेंट के मॉडल पर पूछा, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार कर्नाटक में आपके लिए बड़ी चुनौती है, अब उससे कैसे निपटेंगे वगैरह वगैरह। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि अगर सध्या आडवाणी जी का पूरा वक्तव्य हमारे मित्र ने सुना होता तो उन्होंने अपने आप से स्वयं से सारी बात को स्पष्ट किया था कि देश के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा दृश्य बार बार नहीं आता। एक साधारण गरीब परिवार से पैदा हुआ व्यक्ति जनता के आशीर्वाद की कृपा से आज प्रधानमंत्री बना हो। कितने ही लोगों को आडवाणी जी वो व्यक्ति हैं जो आजादी के शुरुआत से लेकर के संघर्ष करते हुए कांग्रेस के खिलाफ, जब कोई उम्मीद भी नहीं थी, कोई आशा भी नहीं थी कि जनसंघ के समय से कि कभी कांग्रेस के खिलाफ कोई पार्टी अपने दम पर बहुमत ले पाएगी जी, उन संस्थापकों को जिनके साथ आडवाणी जी ने काम किया था, उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ जिनके साथ आडवाणी जी ने काम किया था, इमरजेंसी के दौर के वो प्रताड़नाओं को, सब साथियों को याद करते हुए आज के इस दिन में तो एक संतोष के, खुशी के आंसू टपके हैं। मेरे मित्र को, मुझे नहीं लगता कि उनका इतना स्तर है कि वो आडवाणी जी के भाव भंगिमाओं को या उनके भावनाओं को सही मायने में समझ सकेंगे। मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा नहीं, था। मेरे को कैप्टन साहब, मैं आपकी मतलब बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। मेरा वो स्तर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है देशवासियों का स्तर जरूर है, जिस देशवासियों ने ये बात देखी है। हम कुछ और सवाल ले लें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैप्टन साहब, पूरा प्रदेश और देश ये जानना चाहता है, खासतौर से हरियाणा कि शुरुआत में रोहतक से कैप्टन अभिमन्यु का नाम चला था लोकसभा के चुनाव के लिए, लेकिन बाद में वो टिकट ओम प्रकाश धनखड़ साहब को दी गई। अब जब चुनाव के नतीजे आए हैं तब लोग ये विश्लेषण कर रहे हैं और तमाम प्रदेश के राजनीतिक पंडित भी ये मान रहे हैं कि कैप्टन अभिमन्यु ने अगर रोहतक सीट से चुनाव लड़ा होता तो ज्यादा बेहतर होता और ये सीट आज बीजेपी के खाते में होती। धन्यवाद। अगर आप ऐसा सोचते हैं और कुछ लोग ऐसा आकलन करते हैं, परंतु मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी हमारे साथी को वहां पर टिकट दिया वो योग्यतम और श्रेष्ठतम साथी थे और अपनी तरफ से उन्होंने पूरा अच्छी तरह से चुनाव लड़ने का प्रयास किया। जहां तक मेरी बात है, मेरी पार्टी जो भी मेरे लिए भूमिका तय करती है, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं उस भूमिका को ईमानदारी से पूरी करने की कोशिश करता हूं। और शायद पार्टी ने सोचा एक सीट पर लड़ा करके जीतने की बजाय अभिमन्यु के वहां उत्तर प्रदेश में भेज करके, जहां आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम सारी सीटें 19 की 19 सीटें हम जीत करके आए हैं, एक भी सीट वहां पर 19-0 का स्कोर है। तो मुझे लगता है कि पार्टी का निर्णय जो भी मेरे लिए उचित रहा, मैंने अपनी तरफ से उसको निभाने की कोशिश की।